चलेगा, फिर करते हैं स्टार्ट सेशन को। और अभी तक जो अपनी करनाल डिस्ट्रिक्ट की 3 क्लास हुई है, काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को नया नया कंटेंट पढ़ के और सीख के। फिर भी यदि आपका कोई डाउट आता है, कोई भी किताब आपके पास है, उसके साथ यदि मेरी बातें मैच नहीं करती है तो मेरे को रोक के वो डाउट आप लोगों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि किताब में मैंने ये पढ़ा है, सर ने ये पढ़ाया है, किताब वाला ठीक हो सकता है, सर वाला गलत हो सकता है। ऐसे दिमाग में विचार तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। और जहां पर भी आपको थोड़ा सा संदेह हो, डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट करके, बेझिझक चलती क्लास में आप मेरे से आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलेगा, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने करनाल जिले के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो क्वेश्चन के रूप में पेपर में आप लोगों को करनाल डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलेंगी, वो मैंने आपको बताया था कि दानवीर कर्ण और सूर्य भगवान की जो मूर्तियां हैं वो करनाल से प्राप्त हुई हैं। खरोष्टी लिपि के अंदर अंकित एक अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ है। अभिलेख का मतलब क्या होता है? किसी भी कठोर सतह के ऊपर खुदाई करके लिखे गए जो अक्षर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। वो कठोर सतह आपकी कोई ना कोई धातु भी हो सकती है, कोई ना कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई ना कोई ईंट भी हो सकती है, और उस कठोर सतह के ऊपर लिखे जाने वाले खुदाई करके अक्षर अभिलेख कहलाते हैं। सबसे पहला जो वन स्टॉप सेंटर है सखी, ये 2015 के अंदर बच्चों करनाल में खोला गया था। जितनी भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, घर में उनको रहने नहीं दिया जाता सुख शांति से, तो वो महिलाएं बेचारी जो बाहर निकाल दी जाती हैं घर से, उनके लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक सेंटर स्थापित किया। और सबसे पहला ये सेंटर करनाल में स्थापित किया गया। उसके बाद हर जिले के अंदर जिला स्तर पर ये वन स्टॉप सेंटर सखी बच्चों खोले गए। और इसका जो उद्घाटन है 2015 के अंदर तत्कालीन जो महिला व बाल विकास मंत्री होती थी सोनीपत से विधायक कविता जैन के द्वारा किया गया था। हरियाणा का जो पहला फ्लाइंग क्लब है, हरियाणा के अंदर 3 फ्लाइंग क्लब है, जिसमें एक करनाल के अंदर है, एक पिंजौर के अंदर है, एक हिसार के अंदर है। इन तीनों में सबसे पहला जो फ्लाइंग क्लब है, जिसे एविएशन क्लब भी बोल सकते हैं, ये करनाल के अंदर 1967 के अंदर बच्चों स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं करनाल जिले का जो ये क्षेत्र है, ये भारत के अंदर सबसे पहले हाईलाइट कब होता है, करनाल का अस्तित्व प्रमुखता से कब आता है? तो करनाल का जो अस्तित्व प्रमुखता से आता है मेरे बच्चों, वो आता है करनाल के युद्ध के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। करनाल का अस्तित्व प्रमुखता से, करनाल का अस्तित्व करनाल का जो अस्तित्व है बच्चों वो प्रमुखता से करनाल के युद्ध जो 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। के बाद आया था बच्चों। इसी करनाल के ऊपर 1785 में 1785 के अंदर मराठों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। 1785 ईस्वी में मराठों द्वारा करनाल पर अधिकार। बात है 1795 की। 1795 में मराठों और सिखों के बीच यहां पर एक लड़ाई लड़ी जाती है बच्चों।
1795 1795 ईस्वी में मराठों व सिखों के मध्य यहां क्या है, लड़ाई लड़ी जाती है। और जीत जो होती है बच्चों वो मराठों की होती है। और मराठों ने इस लड़ाई को जीतने के बाद ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो बच्चों जोरस थॉमस को सौंपने का क्या किया, काम किया। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस जीत के बाद ये जो क्षेत्र है इस जीत के बाद करनाल क्षेत्र जोरस थॉमस को दे दिया गया था। जोरस थॉमस एक आयरलैंड से आने वाला समुद्री लुटेरा था जिसने बेगम समरू की सेना से निकलने के बाद एक मराठा सरदार अप्पा खंडेराव की सेना में शामिल होकर काम करना शुरू किया था। और मराठों की तरफ से ये लड़ता था। जोरस थॉमस एक महान योद्धा बताया जाता है। स्टार्टिंग में बच्चों एक समुद्री लुटेरा था जो एक समुद्री जहाज में सवार होकर भारत के मद्रास के तट पर सबसे पहले ये पहुंचा था। जोरस थॉमस आयरलैंड का रहने वाला था और जोरस थॉमस को करनाल मिलता है 1795 ईस्वी के अंदर। जो मराठे सिखों से लड़ाई जीते थे, इस लड़ाई को जीतने के बाद मराठों ने बच्चों ये क्षेत्र जोरस थॉमस नाम के एक आयरलैंड व्यक्ति को दे दिया था। करनाल क्षेत्र जोरस थॉमस, ब्रैकेट में याद रख लेना, आयरलैंड पेपर में कई बार पूछा जाता है ये कहाँ का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था। तो इस जोरस थॉमस को क्या है बच्चों, सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे करनाल जो क्षेत्र है, यहीं से बच्चों सबसे पहले गांव 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 बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1970 में मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय उचानी कलां गांव करनाल से की गई थी। बच्चों इसका जो उद्घाटन किया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। यदि हम बात करें करनाल जिले की मुख्य फसलों की,
कि करनाल जिले की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो करनाल जिले की मुख्य फसलों के अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है चावल, जिसे आप धान बोलते हो। एक आपको ध्यान रखना है गेहूं। और एक आपको यहां पर ध्यान रखना है गन्ना। क्या चाहो। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल के लिए करनाल का जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है तरावड़ी क्षेत्र। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन बच्चों तरावड़ी। और तरावड़ी आप सभी जानते हैं नेशनल हाईवे 44 के ऊपर करनाल जिले का बच्चों यह कस्बा है, जहां पर इतिहास के 3 युद्ध लड़े गए, जिसमें से 2 युद्ध ऐतिहासिक थे और एक युद्ध पारिवारिक था। बच्चों इसी तरावड़ी के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक नया हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की भी घोषणा की है। प्रदेश में नया हल्दी प्रदेश में नया हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट बच्चों ये तरावड़ी में क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है। नेक्स्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर भावांतर भरपाई योजना की जो शुरुआत हुई थी, भावांतर भरपाई योजना की जो शुरुआत हुई बच्चों वो 30 दिसंबर 2017 को गागर गांव करनाल से हुई थी। भावांतर भरपाई योजना के साथ साथ यदि हम बात करें गोबर धन योजना की शुरुआत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बच्चों ये योजना शुरू की गई, जिसे हम बोलते हैं गोबर धन योजना। और इसकी शुरुआत कुंजपुरा नामक गांव से की गई थी। कहां से की गई थी? कुंजपुरा नामक गांव से की गई थी। अब रोहित पूछ रहा है कि सर सारे डिस्ट्रिक्ट 35-40 घंटे में कैसे हो जाएंगे, करनाल की 4 क्लास हो गई है। तो रोहित गोदारा भाई, मैं ये बातें आपको समझाना उचित नहीं समझता कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं करवाने वाला हूं, आप सिर्फ पढ़ने वाले हो। ठीक है, आप कटाक्ष मत किया करो, आप ये मत पूछा करो कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसा दिमाग तुम्हारा है उससे थोड़ा सा ऊपर मेरा रहता है, तो टेंशन मत लिया कर, मैं अपने आप करवा दूंगा। पीछे पीछे आता रहो और चुपचाप पढ़ता रहो बस। ठीक है, अब मैं तेरे को एक एक बात कैसे बताऊं कि मैं कैसे पढ़ा दूंगा, कैसे करवा दूंगा, है ना। तुम मेरा इंटरव्यू थोड़ी ले रहे हो मेरे भाई, पढ़ रहे हो ना तुम मेरे से, तो पढ़ते रहो बस। सारे जिले करनाल इतने बड़े नहीं है। ठीक है, चरखी दादरी नया जिला है, मात्र 20 मिनट का जिला है। फतेहाबाद में बातें नहीं है, मात्र आधे घंटे का जिला है। तो सिर्फ 5-6 ही तो जिले हैं हरियाणा के अंदर जिसमें बातें ज्यादा हैं। अब बातें ज्यादा हैं तो समय ज्यादा लगेगा, क्लास ज्यादा होंगी, है ना। जिन जिलों में बातें ही नहीं होंगी तो वहां मैं कहां से लेके आऊंगा बातें।
इसलिए स्टार्टिंग के 2-3 जिले ही हैं जो 3 या 4 क्लास लेंगे, बाकी एक एक क्लास में ही कवर होंगे, जहां बातें ही नहीं होंगी। सीधी सी बात है ना। ठीक है, 30 अप्रैल 2018। तो क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, बस तुम लोगों के अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए इतना ध्यान रख लीजिएगा। तुम्हारे हाथ लिखते लिखते थक जाएंगे, इतना कंटेंट तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। गोबर धन योजना की जो शुरुआत है वो 30 अप्रैल 2018 को मेरे बच्चों कुंजपुरा नामक करनाल की गई थी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में पहला भूमि बैंक प्रदेश में प्रथम भूमि जो बैंक है, ये बच्चों करनाल में स्थापित किया जाएगा। 2021 में इसकी घोषणा हुई थी, अभी तक तो किया नहीं गया है। करनाल में स्थापित किया जाएगा। अब देखिएगा, सरकार के द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट स्थापित किया जाता है तो जमीन की तो जरूरत पड़ती होगी बच्चे, वो जमीन निर्धारित करने में ही कई साल लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो इस भूमि बैंक को दी जाएगी कि सरकार जब भी कोई प्रोजेक्ट लेके आती है हरियाणा के किसी भी जिले के अंदर, तो वहां पर जो भूमि का चयन होगा वो कौन करेगा, भूमि बैंक करेगा। यानी कि आगे उस भूमि को चयन करने में ज्यादा समय ना निकले, इसके लिए ये काम करना स्टार्ट कर देगा सरकार के लिए, और इसी को बोलते हैं भूमि बैंक। तो प्रदेश के अंदर पहला भूमि बैंक कहां पर स्थापित किया जाएगा, करनाल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो प्रदेश का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना था बच्चों, सिरसी बना था। प्रदेश का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव, अंग्रेजों ने 1908 के अंदर जमीनों की पहचान करने के लिए जो आबादी वाला क्षेत्र था उसके चारों ओर लाल रंग का एक घेरा खींच दिया था। उसी लाल रंग के घेरे को हम क्या बोलते हैं, लाल डोरा बोलते हैं, ठीक है। रविंद्र मेरे भाई 1795 के अंदर अधिकार हो गया था, फिर 1795 के बाद 1797 में स्वतंत्र रूप से जॉर्ज थॉमस ने करनाल के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया था, ठीक है। समझ में आई बात या मैं दोबारा से आपको समझाऊं। आप देखिएगा, जॉर्ज थॉमस पहले मराठों के अधीन काम किया करता था, और मराठों के जिस सरदार के अधीन काम किया करता था वो अप्पा खांडेराव था। अप्पा खांडेराव की मृत्यु 1797 में हुई थी। तो 1797 से पहले वो सिर्फ एक नौकर हुआ करता था जॉर्ज थॉमस, वो आदेश मानता था किसका, अप्पा खांडेराव का, ठीक है। 1797 में अप्पा खांडेराव की मृत्यु के बाद जॉर्ज थॉमस अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है मराठों से, और जब स्वतंत्र घोषित करता है तभी तो बच्चों उसने अपने क्षेत्रों के ऊपर शासन चलाने के लिए 1797 में आप पढ़ते होंगे झांसी को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। 1797 से पहले उसकी कोई राजधानी नहीं थी। राजधानी क्यों नहीं थी, क्योंकि वो शासन नहीं करता था, उसको सिर्फ एक जमीन की रखवाली करने की जिम्मेदारी अप्पा खंडेराव नाम के मराठा ने सौंप रखी थी। तो करनाल के ऊपर अधिकार तो बच्चों 1795 में जब अप्पा खंडेराव का हो जाता है तो अप्पा खंडेराव ये जिम्मेदारी दे देते हैं जॉर्ज थॉमस को। लेकिन पूर्ण रूप से जॉर्ज थॉमस के अधीन करनाल कब आएगा बच्चों, वो 1797 में आएगा। समझ में आए ना, दोनों बातों में अंतर है। तो पहली बार करनाल जॉर्ज थॉमस के पास आया है 1795 में, और स्वतंत्र रूप से उसने शासन करना कब स्टार्ट कर दिया है, 1797 में, ठीक है। तो 95-97 का डाउट कंप्लीट हो गया होगा। 97 के अंदर अप्पा खंडेराव की मृत्यु हुई थी।
चलेगा। प्रदेश का पहला जो लाल डोरा मुक्त गांव है वो सिरसी गांव है बच्चों। सिरसी जो गांव है ये करनाल जिले का ही गांव है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है 25 दिसंबर, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 दिसंबर 2019 को बच्चों ये लाल डोरा मुक्त क्या है, घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदेश में सबसे पहले प्रदेश में सबसे पहले महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल, महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल। तो जितनी भी महिला पुलिस है उनके लिए वॉलेंटियर तैयार किए गए बच्चों। और इस पहल की जो शुरुआत होती है वो करनाल और महेंद्रगढ़ से होती है। अब ये पूरे भारत में ही लागू कर दी गई है। भारत में सबसे पहले एक प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया गया था हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ़ में। करनाल और महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे पहले महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को शुरू किया गया था। और जब यहाँ दोनों जिलों में ये पहल सफल होती है तो अब पूरे भारत के अंदर ये महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है बच्चों, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा नमस्ते चौक का उद्घाटन जो है वो भी करनाल में किया गया। तो यहाँ एक चौक है नमस्ते चौक, कई बार पेपर में चौक भी पूछ लिए जाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ चौक कहाँ है, अंबाला में। तो नमस्ते चौक का जो उद्घाटन है वो पीछे मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करनाल में किया गया था। बच्चों करनाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था? करनाल पर अंग्रेजों ने जो अधिकार किया था सर, तो करनाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1805 में। जब 1805 में करनाल ने पर अंग्रेजों ने अधिकार किया तो यहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी सैनिक छावनी स्थापित की थी। हरियाणा में अंग्रेजों द्वारा पहली सैन्य छावनी, हरियाणा में अंग्रेजों द्वारा पहली जो सैन्य छावनी है बच्चों वो करनाल में स्थापित की थी। लेकिन 1841 की बात है, 1841 के अंदर करनाल में फैल जाता है मलेरिया। और मलेरिया फैलने के कारण जब सैनिक बीमार पड़ना स्टार्ट होते हैं तो अंग्रेज इस सैनिक छावनी को यहां से आगे ले जाते हैं और इसे 1843 के अंदर अंबाड़ा में स्थापित किया जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि 1841 में मलेरिया फैलने के कारण, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन से शहर के अंदर मलेरिया फैलने के कारण छावनी को अंबाड़ा में स्थापित किया गया था, तब आप बोलेंगे करनाल के अंदर। 1841 में मलेरिया फैलने के कारण इसे
अंबाला में स्थापित किया गया था बच्चों। प्रदेश के अंदर यदि हम ऑक्सीवन योजना की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले 5 पौधे बच्चों बड़े स्तर पे हरियाणा के हर शहर में लगाए जाएंगे, उसी को बोलते हैं ऑक्सीवन। ऑक्सीवन का मतलब है जो वन सबसे ज्यादा क्या देते हो, ऑक्सीजन देते हो। प्रदेश में ऑक्सीवन योजना की शुरुआत वर्ष 2021 करनाल से। ठीक है बच्चों, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा में सबसे पहले जो सीएम विंडो की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, क्योंकि सीएम कहां से विधायक है, करनाल से विधायक है। तो सबसे पहले सीएम विंडो की शुरुआत, तो कोई भी यदि अधिकारी या कोई भी कर्मचारी सरकारी किसी परेशान व्यक्ति की बातें नहीं सुनता है किसी के दबाव में आके, तो वो अपनी परेशानी एक चिट्ठी में लिख के सीएम विंडो में दे सकता है, तो फिर उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले सीएम विंडो की जो शुरुआत है हरियाणा में वो कहां से की गई, करनाल से। बताया यह भी जाता है कि अकबर के समय 1573 ईस्वी की बात है, 1573 ईस्वी, 1573 ईस्वी में अकबर के समय मेरे बच्चों इस शहर को इब्राहिम मिर्जा नाम के एक लुटेरे के द्वारा लूटा गया था। ईस्वी में अकबर के समय इस शहर को इब्राहिम मिर्जा द्वारा लूटा गया था। 1739 में बच्चों इसको एक ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा भी लूटा गया था। 1739 ईस्वी में इस शहर को ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह द्वारा लूटा गया था। यह भी आपको याद करना है, तो जल्दी से कीजिएगा नोट, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, कुछ और बातें हम यहां पर कवर करेंगे।
बिल्कुल, ऑक्सीवन योजना के तहत जो 75 वर्ष से बड़े पेड़ पौधे थे उनकी रखवाली के लिए मेरे बच्चों एक प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें 2,500 रुपए की पेंशन है ना, वो हम योजनाओं में पढ़ेंगे। चलो एक दो बातें और यहाँ की बस्ती हैं, उसको और कंप्लीट करते हैं। प्रदेश के अंदर जो पहला साइंस उद्यान है प्रदेश का जो प्रथम साइंस उद्यान है वो करनाल के अंदर है बच्चों। करनाल के अंदर क्या है, वो स्थापित है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला प्रदेश का प्रथम जिला भी करनाल है। देश का ही पहला है मेरे बच्चे, ठीक है, मैंने यहाँ प्रदेश लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देश का पूछ ले तब भी करनाल ही बोलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, देश में सबसे पहले ड्रोन से फसलों में स्प्रे करने वाला प्रथम जिला भी बच्चों करनाल है। ठीक है, तो ये करनाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैंने कवर करवा दी है। अब हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा बच्चों वो होगा गुरुग्राम। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा गुरुग्राम। तो बच्चों मानचित्र के ऊपर गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आएगा वो ये डिस्ट्रिक्ट होगा। और यदि हम बात करें तो इस गुरुग्राम के साथ कौन कौन से अन्य जिले सीमा बनाते हैं, तो गुरुग्राम के ठीक ऊपर बच्चों यहां पर आपको नजर आएगा झज्जर। गुरुग्राम के ठीक ऊपर आपको नजर आएगा झज्जर। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है बच्चों ये है फरीदाबाद।
ये जो डिस्ट्रिक्ट है बच्चों आपका ये है पलवल। गुरुग्राम के जो पड़ोसी जिले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम कितने जिलों के साथ पड़ोस बनाता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका ये है नू, जिसे आप पहले बोलते थे मेवात। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है बच्चों ये है रेवाड़ी। तो 5 जो जिले हैं वो सीमा बनाते हैं किसके साथ? गुरुग्राम के साथ। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम की स्थिति का। अब देखिएगा पहले जिले में सारी की सारी बातें मैं तुम्हें आराम से समझा चुका हूं, अब थोड़ी सी हम स्पीड यहां दिखाएंगे, ठीक है। समझाने का काम कम होगा, बताने का काम ज्यादा होगा। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले गुरुग्राम की स्थिति की। स्थिति आप लोगों को पता है कि हरियाणा के मानचित्र के ऊपर गुरुग्राम कौन सी दिशा में स्थित होगा, उसी को हम गुरुग्राम की लोकेशन बोलेंगे। और लोकेशन हमेशा सेंटर से पता की जाती है। हरियाणा के सेंटर में आप आपके देखोगे तो बच्चों ये आपको दक्षिण पूर्व में नजर आएगा। हरियाणा के साउथ ईस्ट के अंदर है ये, दक्षिण पूर्व में। स्थिति के बाद चर्चा करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब होता है कि गुरुग्राम को हम जिले के रूप में पढ़ रहे हैं तो हरियाणा में ये सबसे पहले जिला बना कब था? अस्तित्व को बोलते हैं फॉर्मेशन। और बच्चों ये जो जिला है अस्तित्व में आया था हरियाणा गठन के साथ 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल बच्चों इसका वर्तमान में आप लोगों को ध्यान रखना है 1258 स्क्वायर किलोमीटर में गुरुग्राम फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी जनसंख्या का जिक्र होगा आप लोगों को कौन सी जनगणना को आधार मानना है? 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना में 5 ऐसे जिले मैंने आपको बताए जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख से क्या रही थी? ज्यादा रही थी। उनमें बच्चों गुरुग्राम का भी नाम आया था। तो आपको ध्यान रखना है इसकी पॉपुलेशन 15 लाख से क्या रही है? अधिक रही है। 15 लाख से क्या रही है? अधिक रही है, ठीक है। जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की। तो बच्चों करनाल के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र थे? 5। तो गुरुग्राम में कितने हैं? 4। सबसे पहला जो विधानसभा क्षेत्र है वो गुरुग्राम ही होगा। गुरुग्राम के बाद दूसरी जो सीट है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है यहाँ की रिजर्व सीट होगी। और यहाँ की रिजर्व सीट है पटौदी। अब गुरुग्राम से कौन विधायक है प्रेजेंट टाइम में? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। तीसरे नंबर पे कौन होंगे? तीसरे नंबर पे सीट होगी बच्चों बादशाहपुर। बादशाहपुर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी ग्रामीण मतदाताओं वाली सीट है बादशाहपुर। और चौथे नंबर पे जो सीट है बच्चों वो है सोहना। सोहना। तो गुरुग्राम से विधायक बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल सुधीर सिंगला। बहुत अच्छे भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। गुरुग्राम से जो विधायक हैं वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा। और गुरुग्राम से जो विधायक हैं वो है सुधीर सिंगला। पटौदी से हम बात करें
पटौदी से है मेरे बच्चों सत्य प्रकाश। बादशाहपुर से हम बात करें तो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद। सोहना की मैं बात करूं तो सोहना से हैं संजय सिंह। सोहना से कौन है? संजय सिंह है। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। यहीं पर यदि हम बात करें तहसील की, तहसील का मुखिया हम पहले पढ़ चुके हैं, तहसीलदार होगा। तो तहसील की यदि संख्या की हम बात करें तो गुरुग्राम के अंदर 6 तहसील हैं। कौन कौन सी हैं ये 6 तहसील? इनमें मेरे बच्चों 3 तो विधानसभा क्षेत्र तुम्हें ध्यान रखने हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में एक तो है गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है सोहना, तीसरे नंबर पे ध्यान रखना है पटौदी। तो 3 तो विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम की क्या होंगी? तहसील होंगी। अब जो 3 है वो आपको अलग से ध्यान रखने हैं, जिसमें चौथे नंबर पे है वजीराबाद। वजीराबाद, एक वजीराबाद दिल्ली में है, ये वजीराबाद गुरुग्राम का हिस्सा है। एक है बच्चों मानेसर, मानेसर, ठीक है। और छठी जो तहसील है वो है फर्रुख नगर। ये आप लोगों ने खूब सुना होगा फर्रुख नगर के बारे में। तो ये 6 तहसील है बच्चों। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा वजीराबाद कौन से जिले की तहसील है, आपको बोलना है गुरुग्राम जिले की। चर्चा करें उप तहसील की। चर्चा करें उप तहसील की, तो उप तहसील की जो संख्या है बच्चों वो है यहाँ पर 3। उप तहसील का मुखिया होता है नायब तहसीलदार। सबसे पहली जो उप तहसील है वो है यहाँ पर कड़ीपुर। देखिएगा ऐसे ऐसे नाम यदि पेपर में आएंगे तो बच्चों के पसीने आएंगे, क्योंकि बच्चों ने नहीं सुन रखा है कड़ीपुर कहाँ है। कड़ीपुर उप तहसील है गुरुग्राम जिले की। कड़ीपुर के बाद दूसरे नंबर पे है बादशाहपुर। कड़ीपुर के बाद दूसरे नंबर पे उप तहसील है बादशाहपुर। और तीसरे नंबर पे उप तहसील है गढ़ी हरसरू। गढ़ी हरसरू, ठीक है बच्चों। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से इसको नोट। इसके बाद इसके पुराने नाम की बात करेंगे, उपनाम की बात करेंगे, इसके नामकरण की बात करेंगे। गुरुग्राम की स्थापना किसी ने नहीं की है, ये बहुत पहले से महाभारत काल से पहले की जमीन है जो डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। चलेगा, डन हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके पुराने नाम की। बच्चों कोई भी आपसे पूछ ले कि गुरुग्राम का पुराना नाम, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सर इसका पुराना नाम गुड़गांव रहा है। क्या रहा? गुड़गांव। अब इतना आसान क्वेश्चन तो तुमसे क्या पूछेगा वो, लेकिन आपसे यहां से ये पूछ सकता है कि इसका जो नाम है गुरुग्राम वो कब रखा गया।
इसका नाम गुरुग्राम 2016 में। 2016 से पहले इसे गुड़गांव बोलते थे और 2016 में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बच्चों दो जिलों के नाम बदले, जिसमें मेवात का नाम नू किया और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे इसके नामकरण की। नामकरण का मतलब होता है कि गुरुग्राम को गुरुग्राम क्यों बोलते हैं। अब गुरुग्राम का जो नाम है उसके आगे जो शब्द यूज किया गया है गुरु, उसी के कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा है। क्योंकि इस गांव के अंदर रह के प्राचीन समय में एक गुरु ने अपने शिष्यों को ट्रेंड किया था, उनको बच्चों शिक्षा दी थी। और उस गुरु का नाम आप सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य। भारत के अंदर भी सबसे बड़े गुरु का जो दर्जा आज भी हम देते हैं वो द्रोणाचार्य को ही देते हैं। और बताया जाता है गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम जिस क्षेत्र में किया गया था वो क्षेत्र यही था। यहीं पर उनका गुरुकुल बना हुआ था और यहीं से कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई थी। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होती है तो कौरवों और पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उन्होंने बच्चों यहां से जाते समय ये पूरा का पूरा गुरुकुल वाला जो क्षेत्र है वो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को देने का काम किया था। जब द्रोणाचार्य को ये सारा का सारा क्षेत्र गुरु दक्षिणा में मिला और गुरु दक्षिणा में मिले हुए इस क्षेत्र में लोगों ने बसना स्टार्ट किया, तो लोगों ने बोला कि ये गुरु का गांव है और गुरु का गांव ही क्या कहलाएगा, गुरुग्राम कहलाएगा। तो इसके नाम करण में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो किसका होगा बच्चों, गुरु द्रोणा का होगा। तो इसका जो नामकरण है वो गुरु द्रोणा के कारण हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य के कारण। नामकरण के बाद हम बात करते हैं उपनाम की। बच्चों उपनाम का मतलब निकनेम। गुरुग्राम को गुरुग्राम के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। अब आप भी सभी जानते होंगे कि जैसे काम होते हैं ऐसे ही क्या होते हैं, उपनाम होते हैं। तो बच्चों उपनाम में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है मिलेनियम सिटी। इसके बहुत सारे उपनाम है, सारे के सारे उपनाम एक साथ लिख देता हूं। मिलेनियम सिटी। अब मिलेनियम सिटी किसकी होगी, है हरियाणा की होगी, है ध्यान रखना। इसको हम मिलेनियम सिटी बोलेंगे। मिलेनियम सिटी के साथ साथ बच्चों इसे मेडी सिटी बोलेंगे। मेडी सिटी बोलेंगे। इसको मॉल सिटी बोलेंगे। मिलेनियम सिटी के साथ साथ इसे मॉल सिटी बोलेंगे। इसे हरियाणा की साइबर सिटी बोलेंगे। हरियाणा की इसे साइबर सिटी बोलेंगे। साइबर सिटी के साथ साथ इसे सोलर सिटी बोलेंगे। सोलर सिटी बोलेंगे। सबसे पहले मेट्रो चली तो बच्चों इसको मेट्रो सिटी बोलेंगे। बच्चों इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बोलेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी। हरियाणा के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है मेरे को बताओगे तुम लोग। मेट्रोपॉलिटन जिले तो हमने चर्चा कर ली थी, 5 है। मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं, जिले तो 22 हैं, सिटी हरियाणा में 154 है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी 154 शहरों में से कितने शहरों को हम बोलेंगे, कमेंट करके बताओ। उसके बाद बच्चों इसे क्या बोल देंगे, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोल देंगे। इसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है। और इसे बच्चों क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर सिटी। सॉफ्टवेयर सिटी बोलेंगे। सॉफ्टवेयर सिटी के साथ साथ
इसे बच्चों मनोरंजन सिटी बोलेंगे, या हम इंग्लिश में एंटरटेनमेंट सिटी बोल सकते हैं। मनोरंजन सिटी के साथ साथ इसे और क्या बोलेंगे, इसे ड्रीम सिटी बोलेंगे। ड्रीम सिटी बोलेंगे। इसे बच्चों आईटी सेक्टर का हब बोलेंगे। आईटी सेक्टर का हब बोलेंगे। इसे सिलिकॉन वैली बोलेंगे, हरियाणा की सिलिकॉन वैली। इसे कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर बोलेंगे, कॉल सेंटरों की राजधानी। कॉल सेंटरों की राजधानी, ठीक है। ड्रीम सिटी को हम हिंदी में स्वप्न नगरी भी बोल सकते हैं। इसे और क्या बोल देंगे, इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोल देंगे। इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोल देंगे। बच्चों इसे उद्योग विहार बोलेंगे। इसे हरियाणा का उद्योग विहार बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसके क्या होंगे बच्चों, उपनाम होंगे। ये इसके क्या होंगे, उपनाम होंगे, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा काम है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चों वहां पर आप लोगों को औद्योगिक एरिया नजर आएगा फरीदाबाद के बाद। फरीदाबाद के बाद सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ है, गुरुग्राम में ही है। बिल्कुल, 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं हरियाणा के अंदर। अब देखिएगा, जितने भी मैंने उपनाम बताए हैं यहां से हमारा एक एक क्वेश्चन कवर होता है। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने इसे बोला मिलेनियम सिटी। मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्राब्दी, जो सदियों से चला आ रहा हो। और महाभारत काल की मैंने आप लोगों को कहानी बताई है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम यहीं पर किया था, यहीं पर उनका गुरुकुल बना हुआ था। तो ये जो जमीन है ये महाभारत काल से पहले की ही जमीन है, और आज भी बच्चों ये लगातार डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। जो क्षेत्र सदियों से चलता आ रहा हो उसको हम मिलेनियम बोल दिया करते हैं। मिलेनियम का मतलब हिंदी में सहस्त्राब्दी होता है, इसीलिए इसे मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। साइबर सिटी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी हम किसी ऑनलाइन चीज का यूज करते हैं और यूज करते करते यदि हम उसका मिसयूज कर देंगे, किसी को आप भला बुरा बोल दोगे, किसी से आप ऑनलाइन ठगी कर लोगे, तो बच्चों ये आपका साइबर क्राइम होता है। और साइबर क्राइम का पहला जो पुलिस स्टेशन है वो हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया था। साइबर क्राइम को लेकर पहली जो पुलिस रिपोर्ट है वो गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसी कारण इसे हम क्या बोल देते हैं, साइबर सिटी। तो साइबर क्राइम का पहला पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में खोले जाने के कारण इसे लोगों ने साइबर सिटी बोलना शुरू कर दिया। और साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ साथ पंचकुला भी है, क्योंकि गुरुग्राम के बाद दूसरा साइबर पुलिस स्टेशन जो खोला गया वो पंचकुला में खोला गया था। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जहां पर सारी की सारी सुख सुविधाएं हो, ठीक है। जहां मेट्रो भी हो, जहां पर पैसा बहुत ज्यादा है, मॉल है, जहां पर सीधी सी बात है लोगों के पास समय कम है, काम ज्यादा है, ठीक है। हर सुख सुविधा वहां पर है, तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल सकते हैं। और सुख सुविधाएं ज्यादा कब होंगी बच्चों, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, है ना।
तो फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर, जिला नहीं बोल रहा मैं, जिला तो हिसार होगा, शहर बोल रहा हूं, 154 शहरों में से दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गुरुग्राम शहर के पास है। और बच्चों इसीलिए इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल देते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब आप सभी जानते हैं, कोई भी आपकी जो चीज है यदि वो ऑपरेट करेगी बच्चों, वो सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करती है। और सॉफ्टवेयर जिसको हाथों से छुआ नहीं जा सकता, और हार्डवेयर जो है बच्चों वो ऑपरेट हो, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और भारत में सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में गुरुग्राम का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में बेंगलोर आता है, दूसरे नंबर पे चेन्नई आता है, और तीसरे नंबर पे भारत के अंदर गुरुग्राम आता है। तो तीसरे नंबर पे भारत में आता है, हरियाणा में तो ये पहले नंबर पे होगा, तो इसे हरियाणा की सॉफ्टवेयर सिटी बोलेंगे, भारत की सॉफ्टवेयर सिटी बेंगलोर होगी। मनोरंजन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के बहुत सारे यहाँ पर साधन आप लोगों को मिलेंगे। आप मेट्रो में घूम सकते हो, बड़े बड़े मॉल में घूम सकते हो, बड़े बड़े पार्कों में घूम सकते हो, और यदि पीने वगैरह के तुम इच्छुक हो तो तुम पब में भी जा सकते हो। यदि बच्चों फिर भी तुम्हारा मनोरंजन ना होना तो सड़क पे बैठ जाना, सड़क पे बैठे बैठे भी तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग शक्ल सूरत के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग पहनावे वाले लोग आपको सड़क के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते नजर आएंगे, और उनको देख देख के ही हमारा क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है। ड्रीम सिटी का मतलब होता है स्वप्न नगरी, एक ऐसा शहर जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, इस तरीके से इसको बताया गया है। और डे बाय डे ये बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। रात के समय कभी तुम गुरुग्राम में जाओगे और सड़कों के ऊपर घूमोगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी विदेश में आया हुआ हूं, मैं किसी फॉरेन कंट्री में आया हुआ हूं, क्योंकि इतना शानदार तरीके से बच्चों अब गुरुग्राम जो है वो आगे बढ़ चुका है। तो सपनों जैसा ये शहर लगता है, इसीलिए इसे ड्रीम सिटी बोलते हैं। कॉल सेंटर आप सभी जानते हैं, जब भी आप टोल फ्री नंबर डायल करते हो तो वो कॉल सेंटर में जाता है, कॉल सेंटर से कंपनी वालों के पास कॉल जाती है। तो कॉल सेंटरों की संख्या सबसे ज्यादा गुरुग्राम में होने के कारण इसे कॉल सेंटर बोल देते हैं। आर्थिक का मतलब पैसे से है, और पैसा जहां का व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है, जो शहर सबसे ज्यादा अमीर है हरियाणा के अंदर, वो गुरुग्राम है बच्चों, इसीलिए इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। पैसे की दृष्टि से अपने हरियाणा को चलाने का काम कौन करता है, गुरुग्राम करता है। उद्योगों की दृष्टि से अपने हरियाणा को चलाने का काम कौन करता है, मेरे बच्चों, फरीदाबाद करता है। और प्रशासन की दृष्टि से हरियाणा को चलाने का काम कौन करता है, पंचकुला करता है। ठीक है। तो ये तीन ही हमारे पास ऐसे शहर हैं जिसके ऊपर पूरा हरियाणा टिका हुआ है, एक औद्योगिक दृष्टि से, एक प्रशासनिक दृष्टि से, एक पैसे की दृष्टि से। और सबसे मेन है मेरे बच्चों पैसा, और पैसा किसके पास है, गुरुग्राम के पास। तो इसे इकोनॉमिक कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल या आर्थिक राजधानी हम बोल सकते हैं। उसके बाद मेडिसिटी का मतलब है यहाँ पर मेदांता, और उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट मेडिकल मेदांता यहाँ है, जहां पर पूरे भारत का वीवीआईपी कल्चर अपने इलाज के लिए पहुंचता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है, हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर जहां भारत के अन्य राज्यों से लोग अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो वो शहर गुरुग्राम है, क्योंकि गुरुग्राम में मेदांता है, और मेदांता उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसीलिए मेरे बच्चों हम इसे मेडिसिटी बोल देते हैं। सोलर सिटी आप सभी जानते हैं, यहाँ पर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण इसे बच्चों सोलर सिटी बोला जाना शुरू किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी देश सौर ऊर्जा के ऊपर काम करना चाहते हैं, उन सारे के सारे देशों के प्रतिनिधियों के बैठने का एक बच्चों मुख्यालय है, वो अपने गुरुग्राम में स्थापित करने का काम किया था। उसके बाद है मॉल सिटी। मॉल आप सभी जानते हैं, जहां जरूरत की सारी चीजें हमें एक छत के नीचे मिल जाए, उसी को मॉल बोलते हैं। और गुरुग्राम में तुम्हें दुकानें कम मिलेंगी, मॉल ज्यादा मिलेंगे, मॉल ही मॉल यहाँ होने के कारण इसे मॉल सिटी बोल देते हैं। और सबसे बड़ा मॉल भी आप लोगों ने देखा होगा, एवियंस मॉल, जो बच्चों नेशनल हाईवे 48 के ऊपर दिल्ली से निकलते ही जब आप जाते हो रेवाड़ी की तरफ, उल्टे हाथ वाली दिशा में आपको नजर आएगा एक मॉल, उसी को एवियंस मॉल बोलते हैं, इसलिए इसे मॉल सिटी बोलते हैं। मेट्रो सिटी आप सभी जानते हैं कि इसी शहर के अंदर सबसे पहले 21 जून 2010 को हरियाणा में मेट्रो चलना शुरू हुई थी, जो कुतुब मीनार से चल के हुड्डा सिटी सेंटर आई थी, तो बच्चे इसे मेट्रो सिटी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग बड़े स्तर पे होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का ये हब है, IT सेक्टर का हब होने
के कारण, आईटी सेक्टर बड़े स्तर पे होने के कारण इसे आईटी सेक्टर का हब हमने बोल दिया। सिलिकॉन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जो चिप्स होती है आपके कंप्यूटर में वो सिलिकॉन की बनी होती हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट अपने हरियाणा में बड़े स्तर पे गुरुग्राम में ही बनते हैं, तो बच्चों इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं। और यहाँ गुरुग्राम के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर उद्योग ही उद्योग हैं, उसे उद्योग विहार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे द्रोण नगरी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर बच्चों रहकर कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का क्या किया था सर, काम किया था। यहां तक बातें समझ में आई, जल्दी से बताइएगा। चलिएगा, अब देखिएगा हम बात करेंगे यहां पर, उपनाम हमारे हो चुके हैं, यहां पर हम उद्योगों की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ। काफी उद्योग है मेरे बच्चों, काफी उद्योग हैं। और उन उद्योगों में सबसे पहले बात करेंगे, नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो हरियाणा में बड़े स्तर पे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। चीनी मिट्टी के बर्तन कौन से होते हैं? जिन बर्तनों में आप सुबह सुबह चाय पीते हो, वो सारे के सारे कप आपके चीनी मिट्टी के बने होते हैं। चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा गुरुग्राम में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों औषधि उद्योग। औषधि जो उद्योग है ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, तो आपको बोलना है डुंडा एडा। डुंडा एडा गांव गुरुग्राम में है बच्चों। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स उद्योग। ऑटोमोबाइल्स जो उद्योग है ये आपका मानेसर में है। ऑटोमोबाइल्स उद्योग जो है आपका, ये है मेरे बच्चों मानेसर में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फार्मा उद्योग। बहुत सारी और दवाइयां यहाँ पर बनती हैं। फार्मा उद्योग ये भी गुरुग्राम का बहुत बड़ा उद्योग है। सॉफ्टवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ का बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट है बेनेटन। बेनेटन बच्चों एक इटली देश का ब्रांड है। बेनेटन जो डील करता है वो लेदर में डील करता है, यानी कि ये लेदर के आपके चमड़े के जूते,
बैग, वॉलेट, इत्यादि सामान बनाने का ये क्या करता है बच्चों, काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी चिप्स जिसे हम बोलते हैं, जो सिलिकॉन की बनी होती हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है आपका मारुति उद्योग। मारुति उद्योग सबसे बड़ा है और मारुति के यहाँ पर दो प्लांट है, एक गुरुग्राम के अंदर है, एक मानेसर के अंदर है। और मारुति का जो तीसरा प्लांट है वो खरखोदा के अंदर बच्चों बनाया जाएगा। उसको लेकर जमीन एक्वायर की जा चुकी है, उसका उद्घाटन हो चुका है। तो मारुति के जो प्लांट है, मारुति के बारे में जो पूरी की पूरी जानकारी है वो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अब हम थोड़ा सा रफ्तार से चलेंगे। ठीक है। जैसे हमने करनाल पढ़ा है, करनाल के लिए हमने लगभग 3-3.25 घंटे लगाए हैं। तो अब गुरुग्राम लगभग 2 से 2.5 घंटे में कवर होगा। और आगे चल के जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो 1-1 घंटे में या 1.25 घंटे में बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट भी हम आसानी से क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। तो टोटल आपका लगभग 30 से 35 घंटे का ये सिनेरियो रहेगा। 30 से 35 घंटे में हम डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे। बहुत सारा स्टैटिक पार्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब ये स्टैटिक पार्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, जब नाम आपको सुने सुने लगेंगे, तो जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे। जैसे आगे चल के मैं जब कड़ीपुर का नाम लूंगा तो कड़ीपुर का नाम लेते ही तुम्हारा दिमाग अपने आप गुरुग्राम की तरफ भागेगा। तो जैसे जैसे ये जानकारियां आपको स्टैटिक में बता रहा हूं, ये आपको साथ के साथ कवर करनी है। क्योंकि यदि हमने यहाँ पर साथ के साथ कवर नहीं किया तो हिस्ट्री आप लोग परेशान हो जाओगे, आप पॉलिटी में परेशान हो जाओगे, आप ज्योग्राफी में परेशान हो जाओगे। क्योंकि सबसे पहले जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अंदर जगह के नाम आएंगे, उन जगह के ऊपर हिस्ट्री में जो लोग शासन करेंगे, तो शासन करने वाले का नाम तो बाद में याद होगा ना, पहले हमें जगह का तो पता होना चाहिए। तो जिलों से हमारे ये सारा का सारा स्टैटिक पार्ट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, माइंड में सेट होता चला जाएगा। ठीक है। तो चलेगा, आज के लिए इतना सा ही। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी एप्लीकेशन के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। फार्मा पार्क जो है ना करनाल में भी है, वो तो हर जगह होगा, लेकिन हम यहाँ पर सबसे बड़े फार्मा पार्क की बात कर रहे हैं, दवाइयाँ बड़े स्तर पे यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा फार्मा पार्क बनेगा वो पिंजौर के अंदर बनेगा। पिंजौर जो बद्दी की तरज पे होगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर बद्दी जो है वो दवाइयों की फैक्ट्री के लिए ही जाना जाता है, उसे फार्मा पार्क बोल दिया करते हैं। तो पिंजौर के अंदर अपने हरियाणा में सबसे बड़ा बद्दी की तरज के ऊपर क्या बनेगा, फार्मा पार्क बनेगा। वो करंट का क्वेश्चन होगा।